हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अपक्रिया की आपको पहचान कैसे होगी। देखिए, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक अपक्रिया, लेकिन अगर आपको यही ना पता चले कि अपक्रिया संपन्न हुई है कि नहीं हुई, पता चले आप लैब में पहुंच गए और वहां पर आपने दो पदार्थों का यूज तो कर दिया। अब वहां पर आपको ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि रिएक्शन हुई है कि रिएक्शन नहीं हुई है। तो इस चीज़ का हमें पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो आज आप लोग हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो किस तरीके से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहेंगे बेटा, पहचान कहेंगे। अब देखिए, जैसे बात को समझिएगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। कल हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ सर, जल का निर्माण हो रहा है, कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। लेकिन अगर आपके सामने ये प्रत्यक्ष रूप से हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि रासायनिक अपक्रिया की पहली पहचान यही होती है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा? अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? पहली पहचान क्या हो जाएगी? अवस्था में परिवर्तन होगा। यानी जो भी आपने अभिकारक लिया है तो उस अभिकारक की अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है। तो अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड बन रही है ना, या सॉलिड से वो गैस बन रही है, तो इस तरीके से लिक्विड से गैस बन रही है, यानी उसकी अवस्था में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? परिवर्तन होगा। तो अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब भी आप क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं रासायनिक अपक्रिया हुई है। दूसरा बेटा क्या होगा? अगर एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन होता है, दूसरा बेटा यहाँ पर आप देखेंगे ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ताप में भी परिवर्तन होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा? वैरी करेगा, चेंज करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पानी ले लेते हैं और पानी में बेटा हम क्या करते हैं? चूने को डालते हैं। तो जैसे ही पानी को चूने में डालते हैं तो हम जिस बीकर में लिए होते हैं या वो हमारा जो सोल्यूशन बन के तैयार होता है वो क्या होता है बेटा? गर्म हो जाता है। पहले क्या था? चूना और पानी दोनों ठंडी अवस्था में थे, लेकिन उन दोनों में आपस में क्या हुई? रिएक्शन हुई। और जब रिएक्शन हुई तो कहीं ना कहीं उनके ताप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। गिलास क्या होता है? गर्म हो जाता है। अगर आप गिलास में कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब कभी हमारे घर में पुताई वगैरह होने के लिए होती है तो पिताजी लोग क्या करते हैं? चूना लेके आते हैं, लाते हैं चूना, और जैसे उस चूने को पानी में हम लोग डालते हैं तो देखते हैं कि बाल्टी, बिल्कुल जिस बाल्टी या जिस पात्र में हम लोग रखते हैं वो पात्र गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि चूने और पानी के बीच में बेटा क्या हो रही है? एक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अभिक्रिया। तो इससे भी हमें एक बात ये पता चलती है कि कहीं ना कहीं ताप परिवर्तन से भी किसका पता चलता है? एक अभिक्रिया के संपन्न होने का पता चलता है। ठीक है। तीसरी बात और कैसे पहचान सकते हो? रंग में परिवर्तन होगा बेटा। क्या होगा? रंग में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? रंग में भी क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। अगर आप मान लीजिए रंग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर भी क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है। बिना रासायनिक अपक्रिया के रंग में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीसरी पहचान हो गई। और चौथी पहचान ये है कि बेटा वहां पर जब अगर कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है तो वहां पर गैस का निकलना, अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बेटा गैस निकल रही है, दैट मीन्स वहां पर भी क्या हो रही है? कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 चीजें हैं जिनके द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं
कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ताप में परिवर्तन हुआ तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, रंग में परिवर्तन हो गया तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया के दौरान यदि गैस निकल रही है दैट मीन्स तब भी बेटा क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है। तो किसी भी रासायनिक आप जब लैब में जाएंगे, अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप इन चीजों को, 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वास्तव में रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर इन मान लो चारों में से कोई चीज में आपको देखने को, चारों में से कोई चीज आपको देखने को नहीं मिल रही, तो आप कुछ और सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं कि केमिकल खराब हो गया तो रिएक्शन ना कर रहा हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए ये 4 चीजें हमें दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। अब इन रासायनिक अपक्रियाओं को पढ़ने के बाद, रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने के बाद, अब जो हम अगला स्टेप पढ़ेंगे, अगली चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है रासायनिक समीकरण। क्या नाम है बेटा? रासायनिक समीकरण नाम है। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। अब ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस बात को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है बेटा। तो रासायनिक समीकरण को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो अब बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने जब रासायनिक अपक्रिया कराई थी तो वहां पे आपने अभिकारक लिया था, और जब अभिकारक आपस में क्रिया किए थे तो क्या बना था? उत्पाद बना था। अगर हम मोटे तौर पे मैं समझूं, उदाहरण के तौर पे, कि आप लोगों ने देखा था ऑक्सीजन। क्या देखा था बेटा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अपक्रिया आपने बेटा किसके साथ कराई थी? हाइड्रोजन के साथ कराई थी। हाइड्रोजन के साथ कराई थी। और यहां पर जो मिला था हमको, वो जल मिला था। क्या मिला था? जल। अब यहां पर ये दोनों मेरे पास बच्चे क्या हैं? अभिकारक हैं। ये बेटा क्या है? अभिकारक है। हमने आपको बताया था बाईं तरफ हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है, और जो दाईं तरफ हमको मिल रहा है बेटा, वो हमारे पास क्या है? उत्पाद है, यानी ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? अब यहां पर अभी इनका हम क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का भी एक कोई फार्मूला होता है, कोई संकेत होता है। हाइड्रोजन का भी अपना कोई एक संकेत होगा। जैसे हम सोडियम को Na से लिखते हैं, उसका एक संकेत है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, उसका एक संकेत है, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, उसका अपना एक प्रतीक है, यानी चिन्ह है, संकेत कह सकते हो, कुछ भी आपका नाम दे सकते हो, ठीक। वैसे ही उत्पाद, यानी जो जल बना है, तो जल का भी अपना एक कोई संकेत होता है, यानी जल का भी अपना कोई चिन्ह है। जल को हम H2O से लिखते हैं। बात समझ में? अब हम क्या करेंगे कि जैसे ऑक्सीजन है, देखो जितनी लगभग गैसें हैं हमारी, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणुक अवस्था में होते हैं, द्विपरमाणुक होती हैं ये। अब द्विपरमाणुक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ऑक्सीजन को लिखना है तो ऑक्सीजन को आप O2 लिखेंगे, है ना बेटा। हाइड्रोजन को लिखा होगा तो हाइड्रोजन को H2 लिखोगे। क्लोरीन को लिखना होगा तो आप Cl2 लिखोगे। नाइट्रोजन को लिखना होगा तो बेटा आप N2 लिखोगे। तो ये सब कैसे परमाणु हैं? ये द्विपरमाणु हैं। ये कैसे हैं? द्विपरमाणु है। बात समझ में आ रही बेटा? द्विपरमाणु का मतलब बेटा, क्योंकि जितनी भी हमारी गैसें होती हैं बेटा, कैसे? तो द्विपरमाणु। द्विपरमाणु क्यों कह रहा हूं इनको? क्योंकि यहाँ पर कितने परमाणु हैं? दो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो द्विपरमाणु है। क्लोरीन भी क्या है? द्विपरमाणु। तो ये एटम हमारे कैसे होते हैं? द्विपरमाणु होते हैं। एक परमाणु में कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक परमाणु में जैसे अगर हम बात करेंगे, एक परमाणु में जैसे आपका सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा,
है ना, ये सब है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये सब आपके क्या है, एक परमाणु। तो आपको इसमें एक ही परमाणु दिख रहा है तो इनको एक परमाणु बोलेंगे, इसमें आपको दो परमाणु दिख रहे हैं इसके द्वि परमाणु बोलेंगे। तो जितनी भी हमारी गैसें हैं लगभग में सारी की सारी बेटा कैसी हैं, द्विपरमाणु अवस्था में होती हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर मुझे ऑक्सीजन का संकेत लिखना होगा तो मैं सर क्या लिखूंगा, मैं O2 लिखूंगा। अगर मुझे हाइड्रोजन का संकेत लिखना होगा तो मैं सिर्फ H नहीं लिखूंगा क्योंकि गैस है ये, तो ये किस अवस्था में होगी, H2। ठीक है, इसके बाद बेटा यहां पर देखो, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो और अभी मैं नोट करने का मौका आप लोगों को दूंगा। ठीक है, और साथ में बेटा जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो ऑक्सीजन थे, जो अभिकारक थे, उनके सूत्र या फिर हम कह सकते हैं उनके संकेत लिख दिए। जो उत्पाद था उसका हमने सूत्र या बेटा क्या कर दिया, संकेत लिख दिया। यही जो नीचे आपको लिखा हुआ संकेत है इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है ना बेटा, और बनने वाला उत्पाद को उनके सूत्रों या चिन्हों या प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, फिर से एक बार पढ़ता हूं, सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना या लिखना, जो तुम लिखना चाहो, क्या कहलाता मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब ये जो रासायनिक समीकरण हैं ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कितने प्रकार के होंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तो यहां पर समझिएगा, ये हमारे पास बेटा क्या है, रासायनिक समीकरण है। और ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा बेटा क्या होता है, असंतुलित। बहुत अच्छा है बच्चा, आप लोग पढ़ रहे हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का है, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज संतुलन में हो, बराबर में हो। आप लोग अगर एक तराजू लेंगे और तराजू में मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आप दुकान गए और जैसे ही आप जो शॉपकीपर हो, आपका दुकानदार होता है, उससे आपने कहा कि सर हमको 1 किलो चीनी आप दे दीजिए। तो जब वो आपको 1 किलो चीनी देता है तो वो अपने तराजू का यूज करता है। ठीक है, और जब तराजू का वो यूज करता है तो आप लोग देखते हैं कि इस तरह से तराजू के दो पल्ले होते हैं। अब तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है, लेकिन पहले जब हम लोग होता था तो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं होता था, जब हम चीजों को तौलते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गया ना। उस कंडीशन में क्या होता था, उसमें दो इस तरीके से पल्ले होते थे। एक तरफ हम लोग बांट को रखते थे और एक तरफ जो चीज हमसे मांगी जाती थी तो उसको हम रख देते। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग लेने जाते थे, जब वो दुकानदार बांट को रखता था एक साइड में, तो एक साइड नीचे हो जाती थी, एक साइड ऊपर हो जाती थी। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था है, असंतुलन। कौन सी अवस्था है, असंतुलित अवस्था है, क्योंकि एक नीचे और एक क्या है, ऊपर, दोनों संतुलन में नहीं है। लेकिन जैसे वो दूसरी साइड में चीनी को धीरे 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 रखता था और दोनों के पल्ले इस तरीके से बेटा क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब दोनों के पल्ले इस तरह से बराबर हो जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, संतुलन की अवस्था हो जाएगी। क्लियर है। तो उसी तरीके से हमारा कोई समीकरण होगा, और अगर मान लीजिए यहां पर समझिए कि मान लीजिए यहां पर आपने एक कोई वैल्यू आपने ली है 4,
क्या ली है बेटा वैल्यू? 4 वैल्यू ली है। और इस तरफ आपने जब 4 वैल्यू ली है और इधर आपको मिला 2 + 2, तो इधर भी बेटा कितना है? 4 है, और इधर भी बेटा कितना है? 4 है। तो दोनों संतुलन में है। दोनों कहाँ है? संतुलन में है। लेकिन मान लीजिए आपने यहां पर वैल्यू ली थी 4 और आपको मिला 2 + 1, ठीक है। इस तरफ क्या है? 2 है और क्या है? 1 है। तो इधर तो 3 है और इधर 4 है, तो ये कौन सी हो जाएगी? इसको समझो, तीर को समझो तराजू, तो ये असंतुलन है। और ये बेटा हमारा क्या है? संतुलित है। या हम एक और, आप लोगों ने कभी छोटी क्लास में हम लोग जब थे तो एक रस्सी वाला गेम होता था। रस्सी वाला गेम होता था। एक टीम के खिलाड़ी रस्सी का एक हिस्सा पकड़ते थे और दूसरी टीम के खिलाड़ी रस्सी का एक हिस्सा पकड़ते थे। उस कंडीशन में दोनों क्या करते थे? रस्सी को खींचते थे। अब मान लीजिए कि जिसकी तरफ फोर्स, जो लोग ज्यादा फोर्स लगाते थे, तो वो टीम क्या होती थी? अपनी तरफ दूसरी टीम को खींच लेती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पक्ष के पास ताकत ज्यादा थी और दूसरे पक्ष के पास ताकत कम थी। या हम ये कह सकते हैं कि एक टीम में 4 खिलाड़ी थे और एक टीम में 6 खिलाड़ी थे। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? असंतुलन अवस्था हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? और उसी में अगर मान लीजिए 4 खिलाड़ी एक टीम में हैं और 4 खिलाड़ी दूसरी टीम में हैं, तो दोनों क्या है? संतुलन की अवस्था है। आगे बात समझ में? या आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जब 2 टीमें होती हैं, तो जब दोनों टीमें क्या करती हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी, तो दूसरी टीम में भी क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं। खेलते कि नहीं खेलते हैं? तो दोनों क्या होते हैं? संतुलन की अवस्था में होते हैं। अगर सपोज करो कि मान लो एक टीम में 15 खिलाड़ी खेल रहे हो, एक टीम में क्या हो रहा है? 11 खिलाड़ी खेल रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो दोनों क्या है? असंतुलन में है। तो संतुलन का मतलब है कि जब दोनों तरफ बराबर हो। अब यहां पर दोनों तरफ बराबर कौन होगा? समझो जरा, हमने कहा इस एरो को आप क्या समझेंगे? तराजू समझेंगे। इस एरो को आपने क्या समझा? तराजू समझा। तो तराजू का एक पल्ला ये है, तो इसको हम बोलेंगे बायां पक्ष। क्या बोलेंगे बेटा? बाएं पक्ष। और एक तरफ हम बेटा, ये हमारा क्या है? दूसरा पल्ला है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। पल्लू नहीं, पल्ला है बेटा ये, है ना? वो गलत, पल्लू नहीं, पल्ला बोलेंगे, ठीक है। तो एक पल्ला यानी एक दायां पल्ला है और दूसरा बेटा क्या है? बायां पल्ला है, और ये तराजू की डंडी है। तो अगर दोनों तरफ बराबर, दोनों पल्लों में बराबर वजन होगा, तो कौन सी स्थिति होगी? संतुलन की स्थिति होगी। एक कम, एक ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? असंतुलन की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम समीकरण में इसकी बात करेंगे, तो कैसे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में बात जब आप करते हैं, तो एक तरफ क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे क्या होता है? उत्पाद होता है। एक तरफ अभिकारक और दूसरी तरफ क्या होता है? उत्पाद होता है। मान लीजिए किसी तरफ, अभी यहां पर अभिकारक की तरफ अगर यहां पर देखो कि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 हैं। और यहां पर ऑक्सीजन बेटा कितना है? 1 है। तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां पर ऑक्सीजन कम है। तो दोनों संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह हुआ, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक के परमाणुओं या अणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं या अणुओं की संख्या आपस में क्या हो मेरे बच्चे? बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और मान लीजिए अगर बराबर नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब यहां पर हमारे मन में एक और विचार आता है कि सर, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित है तब तो वो हमारे फेवर में है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर रासायनिक समीकरण असंतुलित हुआ तब क्या करेंगे? तो जब बेटा रासायनिक समीकरण असंतुलित होगा, तो हम उसको बेटा क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल इसका देते हैं कि जैसे मान लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैग्नीशियम जो होता है, क्या है बेटा? ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बर्न करता है, जलता है। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी यहां पर जरा दिमाग लगाओ, यहां पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा? 2 है।
और इसको अगर हम संतुलित कर दें तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या बेटा कितनी है? 2 है। क्यों? याद रखना, ये जो आगे नंबर लिखा होता है, बात समझ रहे हो, कि जब हम, आप लोगों ने किसी मकान में, आप जब कहीं जाते हैं, किसी के वहां रिश्तेदारी में जाते हैं, तो जो तुम्हारे दरवाजे पर होता है, दरवाजे पे जो बंदा बैठा होता है, तो कोई रिश्तेदार आता है तो क्या कहता है? भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते। या आप कहीं बारात वारात में जाते हैं तो जो गेटमैन होता है तो भैया नमस्ते, ऐसे करता है कि नहीं करता है? तो नमस्ते। तो ये नमस्ते जो शुरुआत दरवाजे पर होगा, जो आगे होगा, वो सबके लिए होगा। मतलब ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, समझिएगा। तो 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 mg हो जाएगा। और देखो बात को समझो, यहां पर जब यहां पर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो यहां पर कितना है? एक नंबर है। देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो 2 1 जा, यहां पर 1 लगा है ना, तो 2 1 जा 2, इसमें भी 1 लगा है तो 2 1 जा 2। क्लियर है? तो अब यहां पर चेक करो, क्या दोनों तरफ अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है? भाई क्यों नहीं बराबर है? मैग्नीशियम यहां पर 1 है और यहां पर मैग्नीशियम बेटा कितने हो गए? 2, तो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? बराबर करना पड़ता है। तो इसके लिए यहां पर हम क्या लगा देंगे? 2। क्या अब ये बराबर हो गया? अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम बेटा कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम 2, यहां पर मैग्नीशियम 2, यहां पर ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन 2। तो ऐसा समीकरण को ही बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रोजन की अभिक्रिया बेटा हाइड्रोजन के साथ कराई, और इधर मेरे बच्चे क्या बना? इधर बनता है अमोनिया यानी NH3 बनता है। इधर नाइट्रोजन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2 है। हाँ एक चीज और समझो, ये जिसके साथ नीचे लटका हुआ होता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है। बात समझ रहे हो? ये जिसके पीछे लगा है नंबर वो सिर्फ उसी के लिए है। जैसे यहां पर 3 लगा है तो ये 3 नाइट्रोजन के लिए नहीं है, ये जिसके नीचे लटका है सिर्फ उसी के लिए है। तो ये सिर्फ 3 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। तो यहां पर जरा दिमाग लगाओ और बताओ, नाइट्रोजन कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन बेटा कितना है? 3 है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें, क्या ये जो समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण दिया गया, क्या ये संतुलित समीकरण है कि असंतुलित है? तो आपका सीधा जवाब होगा क्या? असंतुलित है। क्यों है? क्योंकि सर इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है सर। तो जब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर ना हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमने बता दी। अब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, रासायनिक समीकरण के क्या क्या चीजों को हमको दिमाग में रखना चाहिए, किन किन चीजों को याद रखना चाहिए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा आप लोगों ने इसको लिख लिया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जहां से कल आप लोगों ने छोड़ा था नोट्स बनाना, तो उसी के आगे आप नोट्स बनाएंगे। पहले आप रासायनिक अपक्रिया की पहचान यहां तक लिख लेंगे, यहां तक। उसके बाद आप हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में लिखिए, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों
को प्रतीकों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने लिख लो, प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बेटा ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। हाँ, आपको ये भी लिखना होगा, Mg+O2 गिव्स MgO। ये दोनों उदाहरण लिख लीजिए, ये रासायनिक समीकरण के उदाहरण हैं। लिख लिया बेटा सबने? अब नई लाइन से लिखो, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। अब बेटा ये इतनी चीज लिखनी है आपको, यहां से ये इतनी चीज आपको लिख लेनी है। ये लिख लीजिए बेटा जल्दी से। लिख लिया बेटा इतना? अब आप हेडिंग लगाइए संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें लिखिए बेटा, वह रासायनिक समीकरण, हेडिंग में लिखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों ब्रैकेट में लिख लो अभिकारक तथा उत्पाद, दोनों पक्षों ब्रैकेट में लिखो बेटा अभिकारक तथा उत्पाद, दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद लिख लिया बेटा। फिर लिखो में तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिख गया, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक उदाहरण ये है और दूसरा मैं ये लिख देता हूं, तो ये बेटा दोनों उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, एक और कहो तो लिखा दूं। ये उदाहरण बेटा लिख लीजिए, एक दो तीनों लिख लीजिए इसमें। ठीक है, तीनों उदाहरण बेटा लिख लीजिए। अब बेटा आप लोग हेडिंग लगाइए, ये उदाहरण लिखने के बाद आप हेडिंग लगाएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसकी परिभाषा आपको स्वयं लिखनी है। अभी हमने जो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लगाई है उसमें लिखा है कि बराबर होती है,
तो आप क्या लिखेंगे, बराबर नहीं होती है। बाकी पूरी परिभाषा वही रहेगी। मैं कुछ और यहाँ पर उदाहरण आपके सामने इसके पेश कर देता हूँ। ये इसका पहला उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण आप लिखेंगे H2 प्लस O2 और यहाँ पर बेटा आपको मिलता है H2O। तीसरा उदाहरण मैं लिख देता हूँ कि Mg प्लस O2 और यहाँ पर बेटा आपका बनने वाला है MgO। तो ये तीनों उदाहरण लिख लीजिए जो असंतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको परिभाषा लिखने के बाद ये उदाहरण लिख लीजिएगा। अब देखिए बेटा, उदाहरण आप लोगों ने नोट कर लिए हैं। अब जो हम अब आपको चीज बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जब कोई भी हम अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अक्सर उसमें ये चीजें लिखी हुई हमको वहां पर क्या होती है बेटा, मिलती हैं। तो इन चीजों को हमें बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक एक बात समझ में आएगी और एक एक चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बेटा आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। अब किस तरीके से निरूपण किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, समझिए। भाई मान लीजिए आपके पास कोई एक, आपने इधर बेटा बाएं पक्ष में आप क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं। बाएं पक्ष में क्या लिखते हैं बेटा, अभिकारक लिखते हैं। और फिर आप बेटा यहां पर क्या लगाते हैं, एरो। आपने एरो लगाया और इधर बेटा आप क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। फिर अभिकारक के यहां पर बगल में यहां पर लिखा जाता है बेटा भौतिक अवस्था। क्या लिखा जाता है बेटा, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आप लोगों को बताया गया है, भौतिक अवस्था लिखी जाती है। और यहां पर भी बेटा इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, भौतिक अवस्था। तो यहां पर बेटा क्या लिखी जाती है, इसकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। अगर मान लीजिए अभिक्रिया को आप गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, 500 गर्म किया, जितना जो भी टेम्परेचर होगा तो ताप को हमेशा आप यहां पे लिखेंगे अगर आपने ताप का यूज किया है तो। यदि आपने बेटा दाब का यूज किया है, अब दाब का अभिक्रिया कराने के लिए जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें क्या करना था, दाब भी लगाना पड़ता है, तो दाब को भी बेटा आप यहाँ पे दिखाओगे, यहां पर भी बेटा आप किसको दिखाओगे, दाब को दिखाओगे। ताप को भी वहीं ऊपर दिखाना बेटा और दाब को भी दिखाना है। और यदि आपने कोई उत्प्रेरक लिया है, क्या लिया है मेरे बच्चे, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट आपने लिया है, तो उसको भी आप यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, कुछ साइड में जब हमें उत्पाद मिलते हैं तो इस तरीके से कहीं कहीं पे एरो लगा होता है, एक एरो ऊपर की तरफ लगता है और एक एरो नीचे की तरफ लगता है। तो इन सब चीजों का मैं मतलब बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभिकारक हम लेते हैं तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, कभी कभी होता है, याद रखो कि अगर मान लीजिए, पॉइंट यहां से नोट करते जाइएगा, पहला हम लोग भौतिक अवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, भौतिक अवस्था की जब बात करते हैं तो भौतिक अवस्था में देखिए क्या हो सकता है। अगर कोई ठोस होता है तो उसके लिए बेटा हम लोग स्मॉल एस लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे। अगर बेटा वो द्रव है तो उसके लिए एल लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, एल। ठोस है तो क्या लिखोगे, एस लिखोगे। मैं एरो ना लगा के ऐसे लिख देता हूं। और द्रव है तो एल लिखोगे। अगर बेटा यहां पर गैस होगा तो आप क्या लिखोगे, जी लिखोगे। और अगर मान लीजिए बेटा जलीय विलयन होगा, कैसा होगा, जलीय विलयन होगा, तो उसके लिए बेटा आप क्या लिखोगे, ए क्यू लिखोगे। क्या लिखोगे, ए क्यू लिखोगे। हालांकि इस पर डिस्कशन पहले हुआ है, तो ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अगर एल्कोहलिक होगा तो एएलसी लिख देना। इतनी बात समझ में आ गई, भौतिक अवस्था का मतलब समझ में आ गया। फिर यहां पर यहां पर बेटा दूसरे नंबर पे क्या आपको दिया गया है, ताप।
और यहां पर जब ताप है तो ताप जब आपको कभी भी प्रदर्शित करना होगा तो उसके लिए आप इस तरीके से डेल्टा का साइन बनाएंगे। तो डेल्टा का साइन का मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बेटा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये बेटा किसका सिंबल है, ताप का सिंबल है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, और इसके बाद फिर बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, दाब। दाब जितना भी होगा उस दाब को हम लोग बेटा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उत्प्रेरक जो भी होगा उत्प्रेरक को लिख देंगे, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब तीसरा देखिए, ताप को इस तरह से दिखाया जाता है। दाब को जैसे मान लीजिए 10 एटीएम है, 5 एटीएम है, जितना प्रेशर होगा वायुमंडलीय दाब वो यहाँ पे लिख देंगे। उत्प्रेरक आप जो भी लोगे, निकल ले रहे हो या फिर मान लीजिए आप क्या कह सकते हो पीटी उत्प्रेरक ले रहे हो, कोई भी जो उत्प्रेरक ले रहे हो उसका आप यहाँ पे नाम लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा तीसरे नंबर पे ये एरो बना हुआ है, और कल हमने इस पे डिस्कस किया था कि ये जो एरो होता है, क्या होता है बेटा, एरो। ये एरो किस चीज को बता रहा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक योजन चिन्ह है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर ये एरो लगा है तो अभिक्रिया का मतलब क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, फिर आप उत्पाद से दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते अगर ऐसा एरो लगा है तो। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई? और अगर मान लीजिए यहीं पर इस एरो की जगह पर ऐसा एरो लगा हो, कैसा बेटा, ऐसा लगा हो, तो ये जो एरो होता है ये बेटा किसका होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, देखो एरो क्या बता रहा, अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। आधा तीर इस तरफ और आधा तीर इस तरफ, तो ये किस चीज का साइन हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है, अभिकारक से उत्पाद भी बन जाएगा और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे अभी हमने यहाँ पर दो सिंबल बना रखे हैं, एक तीर ऊपर की तरफ और एक तीर नीचे की तरफ। अगर कभी भी बेटा तीर ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया है उसमें बेटा हमें जो उत्पाद मिल रहा है वो कैसा उत्पाद है, गैसीय उत्पाद है। कैसा उत्पाद है मेरे बच्चों, गैसीय उत्पाद है। कैसा उत्पाद है प्यारे बच्चों, गैसीय उत्पाद है। और यही एरो अगर बेटा नीचे की तरफ होगा तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेप। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैस निकलती है तो ऊपर की तरफ उड़ती है, इसलिए साइन ऊपर का बना, और अवक्षेप यानी नतली में बैठ जाता। आप लोगों के वहां दूध होता है, और दूध से जब लोग पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, और जब नींबू डालते हैं तो दूध क्या होता है, उसकी जो प्रोटीन होती है वो कंडेंस हो जाती है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, पानी पानी ऊपर हो जाता है और दूध नीचे आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जो हमें तली में मिल रहा है सॉलिड वाला पार्ट, वही हमारा बेटा क्या होता है, अवक्षेप। तो अवक्षेप का साइन इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर इसको बेटा आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एक उदाहरण मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसको मैं इधर लिख देता हूं, उदाहरण के तौर पे इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने एक रिएक्शन कराई थी जेडन की रिएक्शन। अब जेडन बेटा क्या होता है, जिंक है, सॉलिड स्टेज में होता है। देखो अवस्था को मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहां पर लिया था CuSO4, तो बेटा ये क्या है, AQ है। AQ का मतलब बेटा क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। क्या है मेरे बच्चे बेटा, एक्वस सोल्यूशन है। मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट को किसमें, पानी में घोला गया है, लिखा। और इधर जब हमें मिला था वो बेटा क्या मिला था, हमें मिला था ZnSO4, और ये जो मिला था वो कैसा मिला, एक्वस ही मिला। और साथ में यहां से बेटा Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो कैसा हो गया, ये सॉलिड हो गया। क्लियर है? या फिर आप एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने Zn लिखा तो ये तो सॉलिड स्टेट में, तो इसकी अवस्था लिख दी। फिर आपने यहां पर बेटा लिया H2SO4, तो ये बेटा किस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। यहां से जब रिएक्शन होगी तो बेटा क्या बनने वाला है, ZnSO4 बनेगा, और साथ में बेटा यहां पर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन में इस तरीके से हमने ऊपर साइन बना दिया। ये साइन बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ये उत्पाद कैसा है, एक गैसीय उत्पाद है। यानी ये जो उत्पाद मिलेगा बेटा किस रूप में मिलेगा, तो ये गैस के रूप में मिलेगा। और यहाँ पर ये जो होगा आपका ये बेटा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, या एक्वस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी एक एल की जगह एक्वस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एल भी लिख सकते हो, एक्वस भी लिख सकते हो। तो ये आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो इनमें ये सिंबल्स यूज होते हैं, और इन सिंबल्स का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा सभी ने? तो बेटा ये क्लास आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा जरूर देख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।